9 अगस्त 2024 को जो हुआ उसने लोगों को निर्भया केस की याद दिला दी। ये कुछ चीजें आपको हिला कर रख देंगी। जो आज मैं फैक्ट्स आपको बताऊंगा शायद बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग हो सकते हैं। जो 9 अगस्त 2024 को हुआ उससे पहले आरजे कर मेडिकल कॉलेज में ये सेम सीन नहीं तो इससे बदतर हो चुके हैं। ये स्टूडेंट्स ने बताया 2001 में कि जब प्रोस्टिट्यूट्स अवेलेबल नहीं थे सो डेड बॉडीज मंगवाई जाती थी जिसके साथ सेक्सुअल एक्ट किया जाता था। एक कॉलेज में एक नहीं 1 2 3 आज तक 10 से ऊपर केसेस हो चुके हैं। जैसे कि मेरी वेस्ट बंगाल के कुछ बच्चों से बात और उन्होंने ये बोला कि वेस्ट बंगाल नहीं बचेगा। सस्पेक्ट का नाम है संजय रॉय। संजय रॉय की क्या हिस्ट्री है? थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन करने पे पता लगा कि संजय रॉय कोलकाता पुलिस के सिविल वॉलंटियर्स में से हैं। 9 अगस्त 2024 को जो हुआ उसने लोगों को निर्भया केस की याद दिला दी। आरजे कर मेडिकल कॉलेज जिसके बारे में आज हम सब जानते हैं, लेकिन हिस्ट्री क्या थी आरजे कर मेडिकल कॉलेज की? आरजे कर मेडिकल कॉलेज की हिस्ट्री जान के शायद आप शॉक हो जाएंगे। ये कुछ चीजें आपको हिला कर रख देंगी। जो आज मैं फैक्ट्स आपको बताऊंगा शायद बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग हो सकते हैं। आई से यू प्लीज इन फैक्ट्स को वेरीफाई करें। वीडियो देखने से पहले डिस्क्रिप्शन में सभी लिंक्स को जाकर खुद वेरीफाई करें। हमारी रिसर्च में जो हमने पाया आरजे कर मेडिकल कॉलेज के लिए ये कोई नई बात नहीं थी। जो 9 अगस्त 2024 को हुआ उससे पहले आरजे कर मेडिकल कॉलेज में ये सेम सीन नहीं तो इससे बदतर हो चुके हैं। मैं बात कर रहा हूँ 25 अगस्त 2001 की, जब एक लड़की का सुसाइड केस पुलिस के सामने आया। इस सुसाइड केस में पेरेंट्स बहुत शॉक में थे कि ये कैसे हो सकता है, बिकॉज अगेन जो लड़की थी वो 4th ईयर की स्टूडेंट थी, मेडिकल स्टूडेंट। उस केस के बाद स्टूडेंट्स ने बताया कि कॉलेज में पोर्नोग्राफिक कंटेंट और ऐसी बहुत सारी चीजें हो रही हैं। कॉलेज में प्रोस्टिट्यूशन रैकेट्स की खबर आई। कुछ रिपोर्ट्स में ये बताया गया कि कॉलेज में प्रोस्टिट्यूट्स को बुलाया जाता है। कुछ केसेस में रिपोर्ट किया गया कि कॉलेज में नेक्रोफिलिया प्रैक्टिस हो रहा है। जिन लोगों को नहीं पता, नेक्रोफिलिया का मतलब है डेड बॉडी के साथ सेक्सुअल एक्ट करना। ये बहुत डिस्टर्बिंग हो सकता है, लेकिन ये टाइम्स ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट किया 2001 में। ये स्टूडेंट्स ने बताया 2001 में कि जब प्रोस्टिट्यूट्स अवेलेबल नहीं थे सो डेड बॉडीज मंगवाई जाती थी जिसके साथ सेक्सुअल एक्ट किया जाता था। तो कहीं कहीं से किसी को कुछ पता चला है कि इवन डेड बॉडीज भी हॉस्टल पहुंचाई जाती थी अगर कुछ और नहीं होता था तो। अगेन जो हमें टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट बताती है कोई बहुत बड़ा पॉलिटिशियन इन्वॉल्व था, इसके कारण केस को दबा दिया गया और शायद काफी लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं चला। और हमें लग रहा है 2024 का केस ही एक केस है जो आरजे कर मेडिकल कॉलेज में हुआ। ऐसा सिर्फ 2001 में नहीं हुआ, 2001 के बाद से ऐसे मल्टीपल केसेस हुए। 2001 के केस के बाद अगला केस आरजे कर मेडिकल कॉलेज ने देखा 2003 में। एक हाउस स्टाफ ने सुसाइड किया आरजे कर मेडिकल कॉलेज की मेन बिल्डिंग से जंप करके। नाउ आई शुड रिमाइंड यू, आरजे कर मेडिकल कॉलेज के हाउस स्टाफ ने पहले अपने आप को सिरिंज से सेडेटिव्स दिए वेन में, उसके बाद सर्जिकल सीजर्स से अपने रिस्ट को काटा और उसके बाद मेन बिल्डिंग की छत से कूद कर सुसाइड कर लिया। कोइंसिडेंस नो? एक कॉलेज में एक नहीं 1 2 3 आज तक 10 से ऊपर केसेस हो चुके हैं और हर केस में सेडेटिव्स की बात हुई, हर केस में पोर्नोग्राफिक मटेरियल की बात हुई, हर केस में सेक्सुअल एक्ट्स की बात हुई और हर केस में केस को दबा दिया गया। नो वन नोज व्हाट इज द रीजन। हमारा अगला केस है 2016 में, जब आरजे कर मेडिकल कॉलेज के एक प्रोफेसर की बॉडी मिलती है उन्हीं के रूम से जहां वो रहते थे, उन्हीं के अपार्टमेंट से, फुली डीकम्पोज्ड बॉडी। वो कई दिन से बॉडी बेड पर पड़ी थी और डीकम्पोज हो चुकी थी। वो साउथ डमडम वार्ड नंबर 17 में रहते थे। जब नेबर्स ने कंप्लेन की तब डमडम पुलिस ने जाकर उनके अपार्टमेंट में चेक किया और उनको फ्लोर पर कुछ ब्लड स्टेन्स और उनके ब्रूसेस मिले। अगेन एज लास्ट टाइम इस बार भी वही हुआ, रूम अंदर से लॉक था, इसलिए इस केस को भी सुसाइड या हार्ट अटैक कह के साइड कर दिया गया। इतने सारे कोइंसिडेंसेस एक कॉलेज के साथ रेगुलरली, जहाँ पे फेस पे ब्रूसेस थे, जहाँ पे फ्लोर पे ब्लड स्टेन्स थे, वहां भी पुलिस कुछ नहीं कर पाई, कोई एविडेंसेस चेक नहीं हुए। सरप्राइजिंगली 2020 में भी वही हुआ। एक जूनियर डॉक्टर जिसकी एज 25 साल थी, वो कोविड-19 के टाइम पे 2020 में कॉलेज जाती है, अपने कॉलेज की बिल्डिंग की छत पर जाकर 6th फ्लोर से
छलांग लगा देती है। एंड अगेन अ सुसाइड एंड नो वन आस्क्स एनी क्वेश्चंस, कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। एक कॉलेज में इतने कोइंसिडेंस कैसे हो रहे हैं? लगातार सस्पेक्टेड मर्डर्स, मल्टीपल सुसाइड्स एक कॉलेज में, सिर्फ आरजेकर मेडिकल कॉलेज। और 2023 में भी यही होता है। 2023 में एक इंटर्न अपने रूम में अनकॉन्शियस मिलता है उनके पेरेंट्स को। ये इंटर्न आरजेकर मेडिकल कॉलेज से ही पढ़ाई कर रहा था। जब उनको हॉस्पिटल ले जाया गया तब पता लगा कि उनको एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स की ओवरडोज हुई है। एक कॉलेज में इतने केसेस, हर एक केस सुसाइड, ड्रग ओवरडोज, कोई छत से गिर के मर जा रहा है, वो भी सिर्फ इस एक कॉलेज साथ हो रहा है। इज़न्ट इट शॉकिंग? और 2023 में ऐसे ही हमने एक और इंटर्न खो दिया। 2024 में आते हैं, अगस्त 9, 2024। एक स्टूडेंट जो अपने पीजी के सेकेंड ईयर में थी, वो अपनी ड्यूटी कर रही थी 36 घंटे से। हम लोग जितने भी डॉक्टर्स हैं उनको ये पता है कि 36 घंटे की ड्यूटी क्या होती है। आप हॉस्पिटल्स में ही सोते हो, हॉस्पिटल्स में ही रेस्ट करते हो, हॉस्पिटल में ही खाते हो और रेस्ट करने घर जाते हो कुछ टाइम के लिए, और इन रिस्पॉन्स आपको ये चीज मिलती है। मेरी बात हुई काफी स्टूडेंट्स से, वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट्स से, उस कॉलेज के स्टूडेंट्स से। आपको पूरी वीडियो में कुछ क्लिप्स दिखेंगी, कुछ रिकॉर्डिंग्स दिखेंगी जो उनकी ऑडियो है। आई एम सॉरी, हम आपको नाम नहीं बता पाएंगे बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजंस, पर आप सुनेंगे कि वो लोग क्या फेस कर रहे हैं वहाँ पे। पर अगर कोई इतनी हायर अथॉरिटी को बचा रहा है, वही मैंने कहा प्रोटेस्ट से ये लोग डॉक्टर को मारने को तैयार है, किसी को भी मारने को तैयार है। लिटरली कल रात को डॉक्टर्स वर बेगिंग, सब सर्वर जिनको भी वो जानते हैं, आउट ऑफ स्टेट टीचर्स, सबने कहीं ना कहीं से पढ़ाई करी है, किसी को भी जानते थे, सबको मैसेजेस कर रहे थे कि प्लीज सेव अस, वी मे डाई। इट्स हॉरिबल कि ऐसा कुछ हो सकता है और वहाँ की सीएम सो रही हो, कुछ ना बोल रही हो, उनको कुछ मतलब नहीं है। अगले दिन अचानक से वो बोले कि वो प्रोटेस्ट का पार्ट होंगी। जस्टिस नहीं हुआ तो बहुत खराब होगा। यही सबसे बड़ी बात है कि सिर्फ डॉक्टर फीमेल्स नहीं, उस स्टेट की एवरी फीमेल्स जो शायद किसी मेल डॉक्टर को कभी दिखाने जाएंगे, किसी को पता तो है नहीं कि वो कौन है, उस इंसान का फेस तो किसी को नहीं रिवील हुआ है, ना कोई जानता है। यही सोच के लगता है, पता नहीं, कभी मेरे को हमेशा लगता था कि एवरीथिंग विल बी वर्थ बीइंग अ डॉक्टर, पर अब नहीं लगता। मोस्ट अनलकी टू बी अ वुमेन एंड पता नहीं, ऊपर से डॉक्टर तो शायद और नहीं होना चाहिए। अगर ये सोच हर एक डॉक्टर के मन में आज है इंडिया में, तो क्या ये एज अ नेशन हमारे लिए अच्छी बात है? हमारे लिए इट्स अ शेम ऑन नेशन, आई फील इट्स अ शेम, एग्जैक्टली, इट्स अ शेम ऑन नेशन। जो कुछ प्रोफेशन, जिस प्रोफेशन की एक नोवेलिटी थी, अगर उस प्रोफेशन के लोग ही ये कर रहे हैं, इट्स शेम, इट्स अ बिग शेम। हायर अथॉरिटी से लेके अगर सब इतने इन्वॉल्व है, दैट मीन्स उन्होंने भी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा करा होगा। फॉर देम द रेप इज वेरी नाइस, देन वेरी ओके फॉर देम मे बी। उनको इसीलिए किसी भी इंसान को अगर वो रिपोर्ट पीएम रिपोर्ट देके कुछ नहीं फील हो रहा है, दैट मीन्स दे आर नॉट ह्यूमन। मेरे को तो ऐसा ही लगता है। उस लड़की ने वो घंटे मिनटों में क्या सहा है। और वो बोलना बहुत आसान है कि हर लड़की नाइफ कैरी कर लेना, पेपर स्प्रे कैरी कर लेना, हमें ड्यूटी पे अब यही बोला जाएगा, ये कर लेना, वो कर लेना। पर जब 5-6 लोग आएंगे, कहाँ जाएगा पेपर स्प्रे, कहाँ जाएगी नाइफ? कुछ नहीं हो पाएगा। इट्स नॉट पॉसिबल टू सेव योरसेल्फ फ्रॉम 10 पीपल। हाँ, 1-2 शायद होंगे तो शायद कोई मार ले, छुरी भोंक ले, कुछ भी कर ले, पर 10 लोगों में तो क्या कर लेगी? कुछ नहीं कर पाएगी। और ऐसी जगह पे जहाँ ये चीजों को छुपाया जाएगा, वहां तो ओपनली कर लेंगे आके। अब ओपनली गूंस भेज रहे हैं, गूंस तो ओपन थे, उनका तो फेस भी दिख जाएगा आदमियों को, उनको कोई पकड़ रहा है नहीं। तो अब अगले दिन गूंस आएंगे, आराम से ओपनली रेप करेंगे, चले जाएंगे। यही चाहता है शायद अब वो स्टेट। शायद हम ऐसा पता नहीं, कुछ सेंट्रल बोले, शायद हमें वो भी नहीं कुछ बोल रहा है। शायद हम सोसाइटी अपनी ऐसी बना रहे हैं जिसमें रेपिस्ट विल लीव, शायद लड़के अब सही में कुछ करना छोड़ दे। पता नहीं कहाँ ही बैठेंगे, कोई घर पे भी सेफ नहीं है, कोई बाहर पे भी सेफ नहीं है, कहीं भी सेफ नहीं है। हमारा हॉस्पिटल तो हमारा घर ही था। हमने जब खुद ड्यूटियां दी हैं, हम कभी हॉस्टल कितना ही जाते थे, शायद हमारी 72 आवर्स स्ट्रेच शॉर्ट ड्यूटी होती थी, उसके बाद 2-3 घंटे हॉस्टल जाते थे, फिर बैक टू हॉस्पिटल होते थे। दैट्स आवर होम।
I really feel sorry. So कि कुछ जस्टिस मिले, that's it what we want now. ये लड़की 31 साल की थी, 36 घंटे से ड्यूटी कर रही थी और उसने 11 बजे रात को अपनी मदर को फोन करके ये बोला कि बिल्कुल सब कुछ ठीक है, मैं अपनी ड्यूटी करने जा रही हूँ, आप प्लीज सो जाओ। 2 बजे खाना खा के वो अपनी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स के साथ सेमिनार हॉल में रेस्ट करने गए। जो ये लड़की थी डॉक्टर, सेकेंड ईयर पीजीटी ऑफ चेस्ट ऑफ आरजीकर मेडिकल कॉलेज, जैसे सबको पता है, तो वो अपने 36 आवर्स ऑफ शिफ्ट में थी। और जैसे लोग बोलते हैं कि अपना सेफ्टी देखे, रूम में लॉक है वो देखे, तो उन्होंने देखा कि अपने डिपार्टमेंट में जो एक छोटा सा रूम है, एक इंटर्न डॉक्टर्स रूम, वहाँ पे कोई लैच लॉक नहीं है। तो प्रेफरेबली इसीलिए सारे सीनियर पीजीटीज 3rd फ्लोर में जाके सेमिनार रूम में जाते थे, जहाँ प्रॉबेबली वहाँ एक लॉक था और वहाँ बाहर भी एक लॉक था, जिसका सिस्टम सिर्फ वो 3-4 जो ऑन ड्यूटीज रहते हैं उन्हें ही पता था, बाहर किसी को तो पता नहीं हो सकता। तो वो अपनी सेफ्टी देखते हुए रात के 2 बजे वहाँ रेस्ट करने गई। एंड देन उसके बाद उनके साथ जो हुआ, और सबसे बड़ी बात ये है कि उनको जो हुआ उसके बाद वजूद उनके पेरेंट्स को कॉल करके सबसे पहले ये बोला गया कि आपकी डॉटर इल है, बहुत बीमार है। उसके बावजूद फिर कोई कॉल नहीं रिसीव करा था, जस्ट कोई अथॉरिटी ने उनको कॉल करके ऐसा बोला। फिर इतने घंटों के उनके कॉल बैक करने के बावजूद पेरेंट्स शॉक में थे कि ऐसे कैसे अचानक से सुबह एक ऐसी इंसिडेंट आ रही है। फिर काफी टाइम बाद एक कॉल आता है जो बोलता है कि आपकी बेटी ने सुसाइड करा है। फिर उनके कॉलेज आने के बाद भी उन्हें 3 घंटे तक अपनी बॉडी नहीं दिखाई जाती। वी आर इन दिस प्रोफेशन, ऐसा तो कोई सिविल पेशेंट के साथ भी ऐसा नहीं होता है कभी कि अगर कुछ भी हुआ है तो अगर उनके पेरेंट्स आ रहे हैं, दे आर अलाउड टू गो टू दैट सीन स्टैट। फास्ट फॉरवर्ड टू 7:30 बजे सुबह जब उनकी बॉडी डिस्कवर होती है, पेरेंट्स को पहला फोन आता है 7:30 बजे, ये बताने के लिए कि उनका बच्चा इल है, बीमार है और वो जल्दी से हॉस्पिटल आ जाएं। थोड़ी देर बाद पता लगता है कि वो बीमार नहीं है। पेरेंट्स रिपीटेड कॉल करते हैं कॉलेज में, उसके बाद पता लगता है कि वो बीमार नहीं है, उन्होंने सुसाइड कर ली है। पेरेंट्स कुछ नेबर्स को लेके हॉस्पिटल पहुंचते हैं और उनको एंट्री नहीं दी जाती। ऐसा क्या हो रहा था हॉस्पिटल के अंदर? अगर एविडेंस के साथ टेम्परिंग नहीं हो रही थी तो और क्या हो रहा था अंदर? 3 घंटे से अंदर क्या चल रहा था? उनको इतनी वेट क्यों करवाई गई? 3 घंटे बाद, लड़ने के बाद, रिक्वेस्ट करने के बाद उनको अपने बच्चे से मिलने दिया जाता है, बॉडी से मिलने दिया जाता है, बॉडी देखने दिया जाता है। तो 3 घंटे तक वहाँ पे मैनिपुलेशन हुई है उस रूम में, हर चीज हटाया गया है। और सबसे बड़ी बात कि उन लोगों ने स्पेसिफिकली बाथरूम एरिया जो है उसी को तोड़ा है, क्योंकि वहीं पे ब्लड वॉश या जो भी किया गया था, क्योंकि उस एरिया को उन लोगों ने स्पेसिफिकली तोड़ा है, नॉट द रूम एरिया। बस बॉडी को बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन नहीं कर सकते थे, इसीलिए वो उसी पोजीशन में था। उनके फादर फोटो लेके बाहर आते हैं बॉडी की, और जब वो फोटो दिखाई जाती है तो उसमें मल्टीपल फ्रैक्चर्स, पेल्विक गर्डल फ्रैक्चर, लेग्स 90 डिग्री पे थी। डेड बॉडी ऑफ द गर्ल जिसके मुंह में खून था, फोटो खींच के लाके मुझे दिखाते हैं। उन बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया, राइट एंगल में एक पांव बेड के इस तरफ, एक पांव बेड के इस तरफ मिला गया। जब तक पेल्विक गर्डल नहीं टूटता है, इस तरह 2 पांव को नहीं चीरा जा सकता है। चश्मे को कूटा गया, जिसके वजह से आंखों से खून निकल गया। गले में गला दबाकर मारा गया। और पूरा ये जो मैं बोल रही हूँ, ये पूरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वायरल हुआ है, आप लोग कृपया देखिए, ये कोई मनगढ़ंत नहीं है। कितने पेन से सफर किया हुआ उस टाइम उस इंसान ने। जब कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष को यह पता लगा तो उन्होंने क्वेश्चन पुट अप किया कि वो लड़की हॉस्पिटल में कर क्या रही थी। ये पता लगने के बाद कि वो ऑन ड्यूटी थी, कमेंट्स में संदीप घोष ने ये बोला कि वो लड़की साइकोसिस से सफर कर रही थी। मैंने प्रिंसिपल का बयान सुना रिसेंटली। हाँ, तो उसके बाद उन्होंने आते ही ये बोला कि साइकोटिक हैं और उनको मतलब ही वाज मिसगाइडिंग बेसिकली, राइट?
हाँ, एकदम इंस्टेंट में जो हुआ है, पेरेंट्स को जो सुसाइडल इंफॉर्मेशन मिली है वो कहीं ना कहीं प्रिंसिपल कंसेंट से मिली है। प्रिंसिपल एज वेल एज डिपार्टमेंटल हेड सबके कंसेंट से डिसाइडेडली सुसाइडल कंसेंट दिया गया था। साइकोसिस वाली बात सबसे पहले प्रिंसिपल ने ही करी थी। उसने ही कहा था कि पहले तो कहा था कि लड़की वहाँ क्या कर रही है, और जब सबने कहा कि वो ड्यूटी कर रही है 36 आवर्स इन द हॉस्पिटल प्रेमिसेस, वो कोई बाहर कहीं रूम में नहीं थी या कोई रोड में नहीं थी, शी वाज इन हर हॉस्पिटल प्रेमिसेस। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि वो साइकोटिक है, वो साइकोटिक मेडिसिन लेती हैं, ऐसा ऐसा कुछ बताया गया था उन्होंने। फिर सबने जस्टिफाई किया, कलीग्स ने बोला ऐसा कुछ नहीं है, साइकोटिक पर्सन पेशेंट नहीं देख रहा होता 36 आवर्स और ड्यूटी नहीं कर रहा होता। बिल्कुल। फिर ये सब भी जब नहीं हो पाया तब उनको आफ्टर 48 आवर्स उनको ग्रीफ हुआ, उनको रियलाइज हुआ कि पता नहीं कहाँ से कुछ उनका प्लानिंग हुआ। उन्होंने कहा कि वो मेरी बेटी जैसी है, सो आई एम रिजाइनिंग। उन्होंने जैसे यहाँ से रिजाइन किया, उनको नेशनल मेडिकल कॉलेज में अपॉइंट कर दिया गया एज ए प्रिंसिपल। वहां जब उनको घुसने नहीं दिया गया तब हाईकोर्ट अपील की गई, तब हाईकोर्ट ने स्टेट को कहा ये कैसा बिहेवियर है, तब उनको वहां से डिपॉइंट किया गया कि अब उनको नहीं दिया जाएगा। पर स्टिल ऐसा कुछ नहीं अप्लाई किया गया है कि उनको कभी गवर्नमेंट सर्विस में नहीं रखा जाएगा और कोई इन्वेस्टिगेशन नथिंग। फर्स्ट क्वेश्चन कम्स इन, साइकोसिस पेशेंट को आपने एक वार्ड दे रखा था मैनेज करने के लिए, वो एज डॉक्टर प्रैक्टिस कर रही थी आपके ही कॉलेज में। उसके बाद कॉलेज प्रिंसिपल संदीप घोष का बयान आता है कि वो मेरी बेटी जैसी थी और इसीलिए मैं रिजाइन कर रहा हूँ। देखिए मैडम, ये जो इंसिडेंट हुआ है अर्चिकर में, ये अत्यंत दुखजनक है। ये लड़की मेरा लड़की जैसी है, इसके साथ हुआ क्या वो तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगी। रेजिग्नेशन होने के विदिन 1 डे उनको प्रिंसिपल की ही पोस्ट मिल जाती है दूसरे कॉलेज में। सरप्राइजिंग, वेरी सरप्राइजिंग। लेकिन वहां के बच्चे उनको एंटर नहीं करने देते। How can a person who was not able to provide security to the students of one college is transferred to another college? Yes, it is about Dr. Sandeep Ghosh, who resigned yesterday in the morning. Then it was seen that he was reinstated here in National Calcutta Medical College. So here the students are very much angry, the CNMC student, the Calcutta National Medical College student, and they have locked both of the gates and they will not allow the new principal to come in. Obviously they have their questions. They are saying that a person who is not been able to provide security to RG Kaur, how is it possible that he will be giving security to this doctor? So they have come and they are saying that they are not going to allow the principal. वहाँ के बच्चे स्ट्राइक पे बैठ जाते हैं ऑफिस के आगे। वो आई थिंक वो जो करंट जो लीडर है हमारा चीफ मिनिस्टर जो है वेस्ट बंगाल का, ममता बनर्जी, पूरा बोलो ना। हाँ, उनका थोड़ा आई थिंक उनका है थोड़ा कनेक्शन फैमिली के अंदर कुछ होगा आई थिंक। ओके, मतलब कॉलेज का जो प्रिंसिपल है जो इसका नाम ले, वो ममता बनर्जी से सम पॉलिटिकल कनेक्टेड है। पॉलिटिकल नहीं, कुछ फैमिली के अंदर ठीक है, कुछ रिलेशनशिप है। हाँ, आई थिंक कनेक्शन की वजह से वो बढ़ा दिया जी। ममता बनर्जी उनको प्रोटेक्ट कर रही है, सीएम उनको प्रोटेक्शन देती है। ओके, एक्चुअली देखिए मुझे सही का जो पता नहीं, ठीक है, बस लोग बात कर रहे हैं। देखो, लोग बात वही करते हैं जो एक्चुअल में होता है, ठीक है। अब तो कहीं ना कहीं से उड़ के तो आया है ना बात। और जब ये बात हाई कोर्ट को पता लगती है तो हाई कोर्ट इस ऑर्डर को रूल आउट कर देते हैं। ऐसे केसेस में अक्सर फ्रेंड्स, फैमिली, कलीग्स सबकी इन्वेस्टिगेशन होती है। जो लोग वहां पे अवेलेबल थे उस टाइम पे, मौजूद थे उस टाइम पे, उन सब की इन्वेस्टिगेशन होती है। कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई कलीग्स की, पेशेंट्स की, उन सब लोगों की जो वहां उस टाइम थे, उनकी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। ऐसा तो एक जनरल नॉलेज भी ये कहता है कि अगर इफ आई एम मर्डर्ड, ये तो सबको पता है कौन इंटर्न ड्यूटी पे है, कौन हाउस स्टाफ ड्यूटी पे है, ये हर इंसान जानता है, इसमें कुछ है नहीं कि नहीं पता हो। इट्स अ ड्यूटी लिस्ट, तो इट्स अ नॉर्मल थिंग कि उन सबकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। उनकी लेके इन्वेस्टिगेशन तो छोड़ो, नॉट इवन अ वर्बल थिंग हैड हैपेंड कि उनका नाम भी सामने है कि कौन ड्यूटी पे था। इट्स नेचुरल, इवन इफ दे आर एक्यूज्ड और नॉट एक्यूज्ड, इट्स अ नेचुरल थिंग। अगर मेरा मर्डर हुआ है तो मेरे कलीग्स का या जो भी वहां पे प्रेजेंट था सबका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। एवरी मेल पर्सन सीमेन शुड बी एग्जामिन्ड, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। जब सीबीआई की मांग उठी तब ममता बनर्जी ने बोला 1 वीक का टाइम पुलिस को दें, अगर 1 वीक में रिपोर्ट सबमिट नहीं होती तो केस सीबीआई के पास
भेज दिया जाएगा। लेकिन अगले ही दिन कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाती है। एक्चुअली हुआ क्या था, जो सीएम है वो बोली थी कि आप हमें 1 हफ्ता का टाइम दो। जब ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ था इनिशियल फेज में, तो बोली थी 1 हफ्ता का टाइम दो, अगर 1 हफ्ता में हमारा पुलिस डिपार्टमेंट रिसॉल्व नहीं कर पाए तो फिर सीबीआई को दे देना। तो ऐसा देखा गया था कि 1 हफ्ता के टाइम, मतलब जिस दिन उन पुलिस को हैंड ओवर किया गया उसके अगले दिन ही क्या हुआ कि जो ये हुआ था, ये कांड, जो आरजीकर मेडिकल का सेमिनार रूम है, उस सेमिनार रूम में अचानक से रिनोवेशन का काम स्टार्ट हो गया ना। तो बेसिकली हमेशा यही देखा गया, इवन फॉरेंसिक साइंस में भी यही पढ़ाया जाता है कि अगर किसी जगह पे क्राइम हो तो उस जगह को सील कर दिया जाता है, वहां पे किसी को आना जाना बंद होता है, ताकि एविडेंस अगर कुछ है तो उससे छेड़खानी ना हो या फिर वो मिट ना जाए। राइट। लेकिन इधर ऐसा नहीं हुआ। इधर क्या हुआ कि अचानक से रिनोवेशन काम शुरू हो गया उसी रूम में, उसके आसपास में सीमेंट बालू हर तरफ फैला हुआ है। तो ये तो आप एविडेंस को और मिटा रहे हो ना। तो उसका अगले दिन ही फिर, मतलब ये जाने वाला था 1 हफ्ता, लेकिन फिर इसमें हाई कोर्ट का इंटरवेंशन हुआ, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप ये अभी के अभी सीबीआई को हैंड ओवर करो। जहां पे ये सब कुछ हुआ उसके बिल्कुल पास वाले रूम में कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाती है। अगेन एविडेंसेस को टेम्पर किया जा रहा था, एविडेंसेस से छेड़छाड़ की जा रही थी। जब लोगों को ये पता लगता है बाहर, तो लोग कंस्ट्रक्शन रुकवाने के लिए अंदर जाते हैं और तब सीबीआई की मांग उठती है और हाई कोर्ट रूल देता है कि ये केस सीबीआई संभालेगी आगे। पुलिस एक सस्पेक्ट को भी पकड़ती है। पुलिस को क्राइम सीन से एक ब्लूटूथ डिवाइस मिलता है। उस ब्लूटूथ डिवाइस की पेयरिंग करवा के देखी जाती है वहां आने वाले कुछ लोगों से, और एक इंसान के फोन से डायरेक्टली कनेक्ट हो जाता है। इस चीज से पुलिस सस्पेक्ट करती है कि वो इन्वॉल्व हो सकते हैं। सस्पेक्ट का नाम है संजय रॉय। संजय रॉय की क्या हिस्ट्री है? थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन करने पे पता लगा कि संजय रॉय कोलकाता पुलिस के सिविल वॉलंटियर्स में से हैं। ये वो लोग हैं जिनको हमारी रक्षा करने के लिए रखा गया है, हमें प्रोटेक्ट करने के लिए रखा गया है। एक इंसान को जिसके ऊपर काफ़ी मोलेस्टेशन चार्जेस हैं और फर्स्ट 3 वाइफ्स ने उनको डोमेस्टिक वायलेंस के चार्ज पे छोड़ा और 4th वाइफ की कैंसर की वजह से डेथ हो गई, वो फिर भी कोलकाता पुलिस के सिविल वॉलंटियर कैसे थे? उनको ये पोजीशन क्यों दी गई? ये क्वेश्चंस उठते हैं और सरप्राइजिंगली वो सो जाते हैं, वो सोए हुए मिलते हैं। उनको जब पकड़ा जाता है वो इजीली मान भी लेते हैं कि उन्होंने क्राइम किया है। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन उठाता है कि क्या वो रियल सस्पेक्ट हैं या रियल सस्पेक्ट कोई और बहुत बड़ा है जिसको छुपाया जा रहा है। कुछ हायर अथॉरिटी तो है, वरना पूरा स्टेट, पूरी चीफ मिनिस्टर से लेके सब कुछ इतना क्या प्रोटेक्ट कर रहा है कि उन्हें कुछ नहीं जाता है कि अगर प्रोटेस्ट में गुंडा भेज रहे हैं, अगर 100-200 डॉक्टर्स मर भी गए, दे डजंट मैटर, दे आर सेविंग दोस 4-5 पीपल, आई डोंट नो व्हाट फॉर। तो कुछ तो बड़ा एजेंडा होगा जिसको ये बचा रहे हैं, काफी बड़ा कुछ बचा रहे हैं ताकि वो सामने ना आ जाए। बहुत कुछ बचाने की कोशिश हो रही है। एक ग्रुप है 4-5 लोगों का जिनको छुपाया जा रहा है और एक इंसान के ऊपर सारे चार्जेस लगा के केस को खत्म कर दिया जा रहा है। थोड़ा सर्च करने में पता लगा कि आरजेकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष पर वहां के जो एक्स डिप्यूटी एसपी हैं, उन्होंने उनके बारे में क्या कहा था। वो बहुत ही करप्टेड आदमी है। वो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट लोगों को फेल कराना, टेंडर ऑर्डर देकर के 20% कमीशन लेना और ये हॉस्टल वगैरह अलॉटमेंट में पैसा लेना और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, मतलब आरजीकर में जो भी काम होता था, पोस्टिंग हो, ट्रांसफ़र हो, हाउस स्टाफशिप हो, सब जगह वो पैसा खाते थे। सिर्फ यही नहीं, गेस्ट हाउस में जूनियर जो स्टूडेंट है उन लोगों को बैठ करके शराब वगैरह पिलाते थे और उन स्टूडेंट लोगों से आंदोलन भी करवाते थे। मतलब एक माफिया राजा बोल सकते हैं। मैंने अपनी पूरे कैरियर में इतना गंदा इंसान नहीं देखा। और वो खुद उनके सिक्योरिटी के लिए 20 आदमी था, प्लस 4 आदमी बाउंसर को लेके चलते थे। हमने तो फिल्म स्टार को देखा बाउंसर लेके चलते हुए, किसी प्रिंसिपल को अपनी जिंदगी में नहीं देखा। बहुत प्रभावशाली है आपको? हाँ बिल्कुल, इन्फ्लुएंशियल पावरफुल है, क्योंकि मैंने उनके अगेंस्ट में कंप्लेन किया था। मैं 2023 साल जुलाई में मैंने कंप्लेन किया था विजिलेंस कमीशन, एंटी करप्शन ब्यूरो, शास्त्री भवन हेडक्वार्टर में भी उनका ट्रांसफ़र भी हुआ था, लेकिन वो ट्रांसफ़र ऑर्डर फिर कुछ ही दिनों में रिवॉक हो गया। उनको फिर प्रिंसिपल पोस्ट पे ही दे दिया गया।
वो रिजाइन देना चाहते थे, लेकिन ये सब नाटक था, ये खेल था उनका। मैंने बताया ना, कुछ उनका पेट स्टूडेंट है जो उनके लिए आंदोलन करते हैं। आंदोलन भी वो खुद करवाते हैं पावरफुल होने के लिए, अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए, गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएट करने के लिए। इसके पहले एक आंदोलन 1 महीना के ऊपर चला, तो वो सब एक मास्टरमाइंड उनका प्लान है। ये भी उनका एक प्लान था, ये आई वश और कुछ नहीं। और फिर जो है 8 घंटे के अंदर उनको नेशनल मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल पोस्ट दिया गया। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ ऑनरेबल हाई कोर्ट का, जिसने उनको कंपलसरी लीव में जाने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि वो स्टूडेंट्स को अल्कोहल देते थे और पैसा लूटते थे। आज का टाइम है 14 और 15 अगस्त की रात को हॉस्पिटल पर गूंज ने अटैक किया, जिनकी संख्या 1000 से 3000 के बीच में बताई जा रही है। ये गूंज ट्रक में आए थे, जिनकी वीडियोस बहुत वायरल हैं। उन्होंने आकर वी वांट जस्टिस का नारा लगाया, सभी प्रोटेस्टर्स के बीच में बैठ गए और एक टाइम पर जब मार्च निकलने वाला था, मार्च निकलने से 10 मिनट पहले हॉस्पिटल पे अटैक कर दिया। 55 के आसपास जो आरजी कर के स्टूडेंट है वो सब जाने वाले थे सुबह बाजार के साइड प्रोटेस्ट लेके, मतलब एक प्रोटेस्ट करेंगे शांतिपूर्ण। तो अचानक से ट्रक से कुछ लोग आए, ऐसा देखा गया है। मतलब बाहर तो प्रोटेस्ट हो रहा था, अचानक से वो लोग आए और वी वांट जस्टिस का नारा लगा के जो बैरिकेड है पुलिस का वो तोड़ दिया गया। और तोड़ के वो लोग एंट्री कर गए हॉस्पिटल में, और हॉस्पिटल एंट्री करने के बाद वहाँ पे आसपास मतलब स्टूडेंट को, डॉक्टर को, पेशेंट की फैमिली को, मतलब उनके हत्थे जो मिला सबको मारने लगे। जो स्टूडेंट वो बचते हुए जैसे तैसे भागे। इवन जो लड़कियां, जो फीमेल डॉक्टर थी, जो नर्सिंग स्टूडेंट थी, वो लोग अपने अपने हॉस्टल में चले गए। वो हॉस्टल में तक वो मतलब वो क्या कहते हैं, जो ये मॉब है, मॉब वो तक पीछे पीछे गए और मॉब में जाके उनको असॉल्ट करने का कोशिश किया, लेकिन वो लॉक लगा दिए थे। अगर एक डॉक्टर अपने ड्यूटी की प्लेस पे भी सेफ नहीं है तो वो कहाँ सेफ है? अगर एक लड़की अपनी जॉब पे भी सेफ नहीं है तो वो कहाँ सेफ है? वो घर पे सेफ नहीं है, वो जॉब पे सेफ नहीं है, मेल्स सेफ नहीं है, फीमेल्स भी सेफ नहीं है। आरजे कर मेडिकल कॉलेज में काफी लोगों की सडन डेथ हुई, ये काफी क्वेश्चंस खड़े करता है और हमें इस बारे में काफी कुछ सोचने की जरूरत है। इस अटैक में मेन मोटिव था एविडेंस को मिटाना, एविडेंस को जड़ से खत्म कर देना। वहां बैठे डॉक्टर्स ने उनको रोकने की कोशिश की। डॉक्टर्स ने पुलिस को बोला कि वो उनकी हेल्प करें, और कुछ लोगों ने ये बताया, जो कुछ वहां नर्सेस थे उन्होंने ये बताया कि पुलिस छुप कर बैठी थी पीछे। पुलिस को उन्हें पुश करना पड़ रहा था कुछ करने के लिए। और साथ ही पॉलिटिकल पार्टीज का ब्लेम गेम ऑलरेडी शुरू हो चुका है। ममता बनर्जी ने एक स्टेटमेंट दी जिसमें उन्होंने बोला कि ये बाम राम ने किया है। अब बाम राम का मतलब लेफ्ट विंग और बीजेपी गवर्नमेंट से है। क्या इतने सेंसिटिव टॉपिक्स पर पॉलिटिकल एजेंडाज बिठाना ठीक है? ये क्वेश्चन हमें अपने आप से पूछने की जरूरत है। क्या इतने सारे केसेस हमें ये नहीं बताते कि आरजे कर मेडिकल कॉलेज में कुछ गलत चल रहा था, और आज से नहीं शायद 20-25 साल से गलत चल रहा था? क्यों इतने स्टूडेंट्स को अपनी जान गंवानी पड़ती है सबको ये बताने के लिए कि कुछ गलत हो रहा है? क्यों हम लोग 1, 2, 3 केसेस को ऐसे ही छोड़ देते हैं? क्यों 2001 वाले केस को छोड़ा गया? 2003 वाले केस पे एक्शन क्यों नहीं लिया गया? कॉलेज पे ये क्वेश्चंस काफी टाइम से उठ रहे थे। ये सिर्फ क्वेश्चंस बन के क्यों रह गए? क्यों गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, या फिर गवर्नमेंट ही इन्वॉल्व थी? ये क्वेश्चंस हमें अपने आप से पूछने की जरूरत है। नहीं तो जैसे कि मेरी वेस्ट बंगाल के कुछ बच्चों से बात हुई और उन्होंने ये बोला कि वेस्ट बंगाल नहीं बचेगा, वेस्ट बंगाल का फ्यूचर काफी डार्क है। पर क्या ये सिर्फ वेस्ट बंगाल का हाल है? क्या पूरे इंडिया में ये प्रॉब्लम नहीं है? आई थिंक हमें फिर से सोचने की जरूरत है कि हम आने वाली जनरेशन, आने वाली सोसाइटी, आने वाला इंडिया कैसा चाहते हैं? ड्रग्स, रेप, सुसाइड और मिस इन्फॉर्मेशन के साथ, या फिर एक ऐसी गवर्नमेंट, एक ऐसा इंडिया जो प्रोग्रेसिव हो? डिसीजन हमें लेना है, बिकॉज वी आर द यूथ ऑफ इंडिया, वी आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया।